हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। ये पूरी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसी में मैंने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, वहाँ के जजेस के बारे में, किस तरीके से वो काम करते हैं और किस तरीके से उनकी नियुक्ति होती है। जिन लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय, उसकी शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार क्या क्या है, कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं जहां पर वो काम करते हैं और कौन कौन सी शक्तियां उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं, जितने भी लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही सर्वोच्च है भारत में। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी एक तरीके से व्याख्या करता है। विस्तृत व्याख्या कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। जब कोई विधायिका कानून बनाती है तो उसकी जांच पड़ताल करना किसका काम है, ये होता है सर्वोच्च न्यायालय का। वो देखती है कि कहीं संविधान का किसी भी तरीके से कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है या संविधान के से हटके कोई काम तो नहीं किया जा रहा है। उन सारी चीज़ों को वो देखती है और उसके बाद जांच करने के बाद वो देखती है कि अगर वो कानून संविधान का विरोध करता है तो सरकारें उसको लागू नहीं कर पाती हैं। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संविधान में उच्चतम न्यायालय की व्यापक शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। संविधान में सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये अगर आप हमसे पीडीएफ के लिए जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें पीके एजुकेशन कोर्स पर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की तरह यह न केवल संघीय न्यायालय है बल्कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह अपील का अंतिम न्यायालय भी है। इसके बाद भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यह जो संविधान है भारत के नागरिकों के अधिकारों का व्याख्या करता और गारंटर भी है। मैंने पहले वाले वीडियो जितने बताए हुए हैं, जब मैंने मूल अधिकार पढ़ाया था वहाँ पर ये सारी चीज़ें आती हैं। वहीं से ये पॉइंट है कि नागरिकों के अधिकारों का, अगर किसी नागरिक का किसी भी तरीके से कोई अधिकार का हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। स्पेशली अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगा सकता है या वहाँ पर अपील कर सकता है, और वही उसका गारंटर भी है। इसके अलावा यह परामर्शदात्री एवं सर्वोच्च शक्ति है। ये परामर्शदात्री भी और सर्वोच्च शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट जो क्या है वो सर्वोच्च शक्ति है। इसलिए संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य अल्लादी कृष्ण अय्यर ने कहा था कि भारत के उच्चतम न्यायालय को विश्व के किसी अन्य सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है। ये बात किसने कही थी? ये कही थी जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, अल्लादी कृष्ण अय्यर ने ये बात कही थी कि बहुत ही ज़्यादा और विश्व में सबसे ज़्यादा शक्तियाँ जो प्राप्त हैं किसी भी न्यायालय को, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय की जो शक्तियाँ और न्याय क्षेत्र हैं उनको कुछ वर्गीकृत किया गया है। देखते हैं, 7 तरीके के हैं, तो एक एक करके इनको समझेंगे। मूल क्षेत्राधिकार में क्या आता है, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में क्या आता है और अपीलीय अधिकार में क्या आता है, और इसके बाद है कि सलाहकार क्षेत्राधिकार में क्या आता है, अभिलेखों में क्या आता है और न्यायिक समीक्षा की शक्ति क्या है, और इसके बाद देखेंगे अन्य शक्तियाँ। इन सभी को एक एक करके समझेंगे और जानेंगे कौन कौन से क्षेत्राधिकार में आते हैं। मूल क्षेत्राधिकार की बात करें तो संघीय ढांचा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संघीय ढांचे के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें डिस्क्राइब करी गई हैं। किसी संघीय ढांचे को लेकर अगर विवाद की बात आती है तो ये मूल क्षेत्राधिकार में आता है। किसी भी इन विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर संघीय न्यायालय की तरह ये निर्णय देता है। जैसे संघ का न्यायालय, हम जानते हैं कि हमने एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया है, तो संघ के न्यायपालिका की तरह ये काम करती है। अब देखते हैं इसमें क्या है, कैसे कैसे मैटर्स ये देखेगी। ये देखते हैं कि केंद्र व एक या एक से अधिक राज्यों के बीच हो। अगर बात करी जाए तो अगर एक तरफ केंद्र है और दूसरी तरफ अगर एक राज्य है या फिर एक से अधिक राज्य हैं तो ये क्या करेंगे, इन चीज़ों के लिए ऐसे काम कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। और दूसरे क्या हैं, केंद्र और कोई राज्य, एक तरफ कोई राज्य और केंद्र हो जाए और दूसरी तरफ राज्यों का एक तरफ होना, या फिर एक या एक से अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना। मतलब अगर 2 राज्य एक तरफ हो जाए या 4 राज्य एक तरफ हो जाए, दूसरी तरफ केंद्र और कोई राज्य हो जाए, तो ऐसे मामले भी सुप्रीम कोर्ट में देखे जाएंगे। 2 या अधिक राज्यों के बीच, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का मामला है तो भी कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। और ये कई बार यूपीपीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं बार बार कहूँगी यूपीपीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान से, जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर ज़रूर लिख लीजिएगा कि मूल क्षेत्राधिकार में कौन कौन से एरियाज आते हैं। एटलीस्ट ये 3 पॉइंट तो आप ज़रूर ही लिख लीजिएगा।
ये जितना भी मैटर है मैं एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से लेती हूँ। आप इसको नोट्स बनाते हुए चलें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। अब देखते हैं जितने भी उच्चतम, अब कुछ विशेष मूल न्याय क्षेत्र भी निहित हैं। अब विशेष मूल न्याय क्षेत्र में क्या क्या है, इसका अभिप्राय यह है कि ये शक्तियाँ क्या हैं, किसी और न्यायालय को प्राप्त नहीं है। यह केवल और केवल किसको प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय के विशेष आधारभूत न्यायाधिकरण के संबंध में 2 बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है कि विवाद ऐसा हो जिस पर विधिक अधिकार निहित हो, मतलब विधि के तहत कोई कानून हो उसके ऊपर उसी का अधिकार निहित हो, ऐसा नहीं है कि कोई भी अधिकार होगा। और दूसरे में इससे क्या होता है कि राजनीतिक प्रकृति के प्रश्न इसमें समाहित नहीं किए गए हैं। दूसरा, किसी नागरिक द्वारा केंद्र या राज्य के विरुद्ध लाए गए मामले को इसके अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब कोई व्यक्ति अब राज्य के खिलाफ अगर कोई याचिका डालेगा तो वो ऐसे इसके अंतर्गत स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राज्य के मामले ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस तरीके के फैक्ट्स कई बार आपको जो यूपीएससी है उसमें ऐसे फैक्ट्स में घुमा सकता है, तो आपको बहुत अच्छे से और डीप नॉलेज लेने की ज़रूरत है। आप इनको नोट्स बनाएंगे और लिखते जाएंगे तो आपको धीमे धीमे सारे फैक्टर्स याद होते जाएंगे। इस तरह उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र में कुछ काम हैं जो समाहित नहीं है, ध्यान रखिएगा, समाहित नहीं है। अब कौन कौन से हैं, जैसे कि पूर्व संवैधानिक संधि हो गई, समझौता हो गया, प्रंसविदा हो गया। मतलब ऐसा कोई, इसका मतलब है ऐसा कोई काम जो करने योग्य था या नहीं था वो पहले से पता था, सनद एवं अन्य समान संस्थाओं को लेकर उत्पन्न हुआ हो, ऐसे काम इसमें समाहित नहीं किए जाएंगे। दूसरा है कोई भी विवाद जो संधि समझौते इनसे बाहर पैदा हुआ हो, जिसमें विशेष तौर पर यह व्यवस्था हो कि संबंधित न्याय क्षेत्र उस विवाद से संबंधित नहीं है। मतलब कोई मैटर जो न्याय क्षेत्र की उस सीमा या परिधि में आता था उससे वो संबंधित ही नहीं है, तो ऐसे मामले भी इसमें समाहित नहीं किए जाएंगे। अंतर्राज्यीय जल विवाद, इसके बारे में भी मैंने पूरा टॉपिक बनाया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले, केंद्र एवं राज्यों के बीच कुछ खर्चों और पेंशन का समझौता, केंद्र व राज्यों के बीच वाणिज्यिक प्रकृति वाला साधारण विवाद, केंद्र राज्यों के खिलाफ किसी नुकसान की भरपाई, मतलब केंद्र जो है केंद्र के खिलाफ राज्य किसी भी तरह की नुकसान की भरपाई के लिए ऐसे मामले नहीं डाल सकते हैं। 1961 में मूल न्याय क्षेत्र के पहले मामले में पश्चिम बंगाल द्वारा केंद्र के खिलाफ मामला लाया गया था। राज्य सरकार ने संसद द्वारा पारित कोयला खदान क्षेत्र को लेकर यह मामला था। अधिनियम 1957 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम की वैधानिकता को मानते हुए इस मुकदमे को खारिज कर दिया था और मना कर दिया था। अब देखते हैं न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में क्या क्या है। संविधान ने उच्चतम न्यायालय में नागरिकों को मूल अधिकारों के रक्षक एवं गारंटर के रूप में स्थापित किया हुआ है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि जो मूल अधिकार हैं उनकी रक्षा या उनकी गारंटी कौन देता है, उनकी गारंटी सुप्रीम कोर्ट ही देता है। और उच्च हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट इस समय पर सुप्रीम कोर्ट के पास ये विशेष शक्ति नहीं है, ये दोनों के पास प्राप्त है, ये हाई कोर्ट के पास भी प्राप्त है और ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी प्राप्त है। लेकिन बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट नहीं भी जाना चाहता है तो भी वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यही इस पूरे टॉपिक में या इस पैराग्राफ में पूरा डिस्क्राइब किया गया है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ आपको, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा आदि पर एक एक को मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो ये मूल अधिकारों के लिए एक न्यायालय जो है एक तरीके का रक्षक और एक गारंटी के रूप में देता है कि इस बात की मूल अधिकारों का किसी भी व्यक्ति का अगर हनन होता है तो सीधे वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब देखते हैं आगे। इसलिए मूल अधिकारों के संबंध में विवादों की तुलना में मूल न्याय निर्णय क्षेत्र से संघीय विवादों के संबंध में उच्चतम न्यायालय को मूल न्याय निर्णय क्षेत्र भिन्न है। संघीय बातें जब आती हैं, मैंने बताया ना, संघीय विवादों से ये जो अलग, ये बात संघीय विवादों में तो सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है, लेकिन मूल अधिकारों के उसमें क्षेत्र में इसको उच्च न्यायालय को भी शक्ति प्राप्त है और सर्वोच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। अब देखते हैं, पहले मामले में यह उच्च न्यायालय के साथ समवर्ती तथा दूसरे में विशिष्ट है। पहले वाले में तो समवर्ती है पर दूसरे में क्या है, विशिष्ट है। इसके अतिरिक्त पहले मामले में विवाद किसी नागरिक और सरकार
के बीच होता है, मतलब केंद्रीय या फिर राज्य के बीच, जबकि दूसरे मामले में इकाइयां संघीय, केंद्रीय और राज्य होती हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं ना कि पहले मामले में मूल अधिकार किसी व्यक्ति का हनन होगा, लेकिन जबकि दूसरी बात क्या आ रही है, संघीय इकाइयों की बात आ रही है, मतलब राज्य हो गया एक या एक से अधिक राज्य हो गए, दो या दो से अधिक राज्य हो गए, एक तरफ केंद्र हो गया, तो संघीय इकाइयों की बात करी जा रही है। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के मामले में उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में एक और अंतर है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में न्यायादेश जारी कर सकता है, जबकि हाईकोर्ट क्या कर सकता है, यह केवल मूल अधिकारों के लिए ही जारी नहीं कर सकता, इनके लिए तो जारी कर ही सकता है, बल्कि और भी अन्य चीज़ों के लिए, अन्य उद्देश्यों के लिए भी इसे जारी कर सकता है। और इसका अभिप्राय है कि न्यायाधीश न्याय क्षेत्र के मसले पर उच्च न्यायालय का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा विस्तृत है। कई बार जब आप मेंस लिखते हैं, मेंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है उसमें हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार ज़्यादा है, शक्तियाँ ज़्यादा प्राप्त हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो एक एक फैक्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से और बहुत कम शब्दों में, आप इसे जितना शब्द पूछे गए होंगे शब्द, उतना आप तरीके से उसे लिख पाएंगे। लेकिन संसद उच्चतम न्यायालय को अन्य उद्देश्यों के लिए न्यायाधीश की शक्ति प्रदान कर सकती है। संसद के पास ये है कि वो और ज़्यादा शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त करा सकती है। अब देखते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है। अपीलीय क्षेत्राधिकार में सीधी सी बात आपको अगर समझनी है मोटे तौर पर, तो किसी भी याचिका को अगर किसी जो व्यक्ति है या कोई और है या कोई समुदाय है, उसको ये लगता है कि अगर उसकी याचिका जो डाली गई थी और हाई कोर्ट ने जिस पर निर्णय दिया है उसमें अगर किसी उसको लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर वो जो फैसला दिया है वो जाने लायक है सुप्रीम कोर्ट में, तो लोग उसे अपील क्षेत्राधिकार कहते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर अपील के लिए यही एक जो न्यायालय है वही है सर्वोच्च न्यायालय। तो जैसा कि अब इसमें क्या है कि उच्चतम न्यायालय न केवल भारत के संघीय न्यायालय के उत्तराधिकारी की तरह है, बल्कि यह ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के स्थान पर स्थानांतरित है और अपील का उच्चतम न्यायालय है। ये बार बार बताया जा रहा है आपको कि अपील का ये उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है, जो उन्होंने फैसले दिए हैं उनके खिलाफ वो सुनवाई भी कर सकता है। और इसके न्याय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं, संवैधानिक मामले में अपील, दीवानी मामले में अपील, आपराधिक मामले में अपील और विशेष अनुमति द्वारा अपील। संवैधानिक मामले में अपील की बात करें, संवैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी अपील की जा सकती है। जो हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है उसके खिलाफ अपील की जा सकती है कि ये फैसला जो याचिका करता है या जो अपील करता है उसको ठीक नहीं लगी है। यदि उच्च न्यायालय इसे प्रभावित करे कि मामले में विधि का पूरक प्रश्न निहित है जिसमें संविधान की व्याख्या निहित है, अनुचित फैसले के आधार पर न्यायालय में अपील की जा सकती है। अगर ऐसा लगता है कि ये जो अनुचित फैसला किया गया है तो उस पर यह अपील कर सकता है। दीवानी मामले में क्या है, मैंने दीवानी मामले भी आपको बताए हुए हैं, आप बताएंगे दीवानी मामले कौन कौन से होते हैं। दीवानी मामलों के तहत उच्चतम न्यायालय में किसी भी मामले को लाया जा सकता है। अब देखा जाए, अगर बात करी जाए, मामला सामान्य महत्व के पूरक प्रश्न पर आधारित है और ऐसा प्रश्न जिसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। ऐसी कोई भी बात करी गई है या कोई भी ऐसा निर्णय है जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही दिया जाना आवश्यक है। पहले इसमें क्या होता था, केवल 20,000 रुपये तक के ही मामले आते थे दीवानी मामले, लेकिन 30वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया। अब ऐसा नहीं है। आपराधिक मामले में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के आपराधिक मामलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के आपराधिक मामलों में के फैसले जो हैं उनके खिलाफ सुनवाई कर सकता है। अब इसमें क्या है, यदि किसी व्यक्ति को दोष मोचन ठहराया गया और उसे सजाए मौत दे दी गई हो तो ऐसे मामले भी वो कर सकता है, इनको पलट सकता है। किसी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई मामला दिया और उसमें दोष किया गया किसी व्यक्ति को और उसे मौत की सजा दे दी गई हो, और अगर यह प्रमाणित कर दे कि संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाने योग्य है, ये कौन प्रमाणित करेगा, हाई कोर्ट प्रमाणित करता है कि अगर कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने के योग्य है। पहले दोनों मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील अधिकार के स्वरूप में आती है। मतलब किसी व्यक्ति से संबंधित अगर चीज़ें हैं तो क्या है, या किसी आरोपी व्यक्ति से संबंधित है तो ये आती हैं कि ये अधिकार है उस व्यक्ति का कि वो अपील कर सकता है। लेकिन दूसरे में, परंतु यदि उच्च न्यायालय ने बंदीकरण के आदेश को पलट दिया है, अगर हाईकोर्ट ने ही वहाँ पर उस आदेश को अगर पलट दिया है तो फिर अपील का कोई अधिकार नहीं होगा। 1970 में
संसद ने उच्चतम न्यायालय के आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार में विस्तार किया। उच्च न्यायालय के किसी फैसले पर अपील हो सकती है यदि उच्च न्यायालय ने अगर किसी अपील में आरोपी व्यक्ति को दोष मुक्त किया हो, कोई भी आरोपी व्यक्ति है और उसको दोष मुक्त कर दिया हो, उसे दोष से हटा दिया हो और उसे उम्र कैद या 10 वर्ष की सजा सुनाई गई हो। स्वयं किसी मामले को किसी अधीनस्थ न्यायालय से लिया गया हो, आरोपी व्यक्ति को उम्र कैद या 10 साल की सजा सुनाई गई हो। ये सारे काम कौन बताएगा? हाई कोर्ट बताएगा। इस तरह उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सभी दीवानी एवं आपराधिक मामलों में विस्तृत है। जितने भी दीवानी और आपराधिक मामले हैं उनमें विस्तारित है, मतलब काफ़ी फैला हुआ है। जहां भारत के संघीय न्यायालय को उच्च न्यायालय से अपीलों पर क्षेत्राधिकार था, परंतु जो उपरोक्त वर्णित उच्चतम न्यायालय के सिविल और आपराधिक अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न आता हो। दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो उच्चतम न्यायालय है उसके सिविल और आपराधिक अपीली क्षेत्र के अंतर्गत न आता हो, जो किसको? उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार था। अब देखते हैं विशेष अनुमति द्वारा अपील। उच्चतम न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि वह अपना मत विशेष अनुमति प्राप्त अपील को दे। अगर वो फैसले की या जो भी संबंधित मामला है उस पर अगर समझता है कि उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन या उससे जुड़ा हुआ उसे काम करना है तो वो अपना फैसला उसके हिसाब से दे सकता है। फैसला किसी न्यायालय या पंचायतों से संबंधित केवल क्या नहीं होना चाहिए? सिवाय सैन्य अदालतों के हो। इस व्यवस्था को भी 4 बिंदुओं में है। अब देखते हैं, यह एक विवेकाधिकार शक्ति है और जहां पर विवेकाधिकार की बात आती है वहां पर किसी तरीके का दावा नहीं किया जा सकता कि ये काम ऐसा होना ही चाहिए। किसी भी फैसले में इसका मंत अंतिम भी हो सकता है और अंतरिम भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये हो सकता फाइनल भी हो जाए, हो सकता बीच में भी हो कि अभी उस पर डिस्कशन चल रहा है। यदि यह किसी भी मामले से संबंधित हो सकता है, चाहे वो संवैधानिक हो, दीवानी हो, आपराधिक, आयकर, श्रम या राजस्व, वकील आदि, कोई भी मामला हो सकता है। इसे किसी भी न्यायालय के खिलाफ किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि केवल हाईकोर्ट के खिलाफ ही किया जाएगा, ये किसी भी न्यायालय के खिलाफ किया जाएगा, लेकिन सैन्य न्यायालय को छोड़कर। इस तरह के उपबंध का कार्यक्षेत्र काफ़ी व्यापक है और इसकी पूर्ण सुनवाई उच्चतम न्यायालय में ही निहित है। कहाँ पर निहित है? केवल और केवल कहाँ पर? उच्चतम न्यायालय में ही निहित है। इस शक्ति के उपयोग पर उच्चतम न्यायालय स्वयं एक अनोखी और अधिग्रहण शक्ति होने के नाते इसका प्रयोग सावधानी के साथ करती है और बहुत ही विशेष परिस्थितियों में। ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी भी समय इसको यूज कर सकती है, इसका बहुत ही बिरले तरीके से प्रयोग किया जाता है। सलाहकार क्षेत्राधिकार के रूप में अगर हम बात करें तो संविधान अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार देता है। पहला है सार्वजनिक महत्व और दूसरा है पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, वंशविदा, सनद आदि मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न में। पहले वाले में अलग तरीके का काम है और दूसरे वाले में अलग तरीके का काम है। पहले मामले में उच्चतम न्यायालय अपना मत दे भी सकता है, ज़रूरी नहीं कि ना देने से इनकार भी कर सकता है कि उसे नहीं देना है, लेकिन दूसरे मामले में ज़रूर ही राष्ट्रपति को अपना मत देना अनिवार्य होता है। लेकिन इसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। यहाँ पर क्या है? इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, वह इस सलाह को माने यदि सरकार अपने द्वारा निर्णय लिए जाने के संबंध में इसके द्वारा प्राधिकृत विधिक सलाह प्राप्त करती है। अब तक 2013 द्वारा राष्ट्रपति अपने सलाहकारी क्षेत्र के अंतर्गत जो परामर्श क्षेत्राधिकार के रूप में माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को 15 मामले संदर्भित किए गए हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। अब पूरे मामले में नहीं पढ़ूंगी, आप PDF के थ्रू आप जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं कौन कौन से मामले हैं जो इसके बारे में बताते हैं। दिल्ली विधिक अधिनियम हो गया, केरल शिक्षा विधेयक हो गया, बेरुवाड़ी संघ हो गया, राष्ट्रपति चुनाव, ये ऐसे करके आपके पूरे के पूरे 15 मामले हैं। 2G लास्ट में देखती हूँ, 2G स्पेक्ट्रम मामला आया जिसमें निर्णय आया तथा प्राकृतिक संसाधनों की सभी क्षेत्रों की नीलामी को बाध्यकारी बनाया जाना। 2012 में ऐसा निर्णय दिया गया था। अब देखते हैं अभिलेख का न्यायालय। इसका अर्थ है कि कोई भी जो निर्णय दिया गया है उसके लिए जो फैसले दिए गए हैं तो उनमें जो कॉपियाँ यूज़ करी गई, कॉपियाँ इन द सेंस मतलब जो साक्ष्य रखे गए हैं वो सभी के सभी अभिलेख है और वो सर्वोच्च न्यायालय हमेशा अपने पास सुरक्षित रखता है। बाकी दूसरे न्यायालयों में इसके खिलाफ कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। इनको एज इट इज़ एक विधिक अधिकार के रूप में मान लिया जाता है, मतलब विधि के रूप में इसे मान लिया जाएगा।
उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही एवं उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। अभिलेखों पर किसी अन्य अदालत में चल रहे मामलों के दौरान प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, उन्हें विधिक संदर्भ की तरह ही स्वीकार किया जाएगा। इसके पास न्यायालय की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है। इसमें 6 वर्ष के लिए सामान्य जेल तथा 2000 रुपये तक का या जुर्माना या फिर दोनों ही कर सकता है। 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि दंड देने की यह शक्ति न केवल उच्चतम न्यायालय में नहीं थे, बल्कि ऐसा ही अधिकार उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालय और पंचायतों को भी प्राप्त है। दंड देने की व्यवस्था केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास भी नहीं है, बल्कि और न्यायालयों के पास भी है, जो भी इस तरीके की अवमानना करते हैं। न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार में हो सकती है। ऐसा नहीं कि किसी एक ही प्रकार में होगी, सिविल या आपराधिक दोनों मामलों में हो सकती है। अवमानना से मतलब ये होता है कि जिसमें न्यायालय की शक्ति को कम आंकना या फिर उसे बदनाम करना या फिर न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाना या फिर न्याय प्रशासन को किसी भी तरीके से रोका जाना, ये सभी के सभी किस में आते हैं? न्यायालय अवमानना में आते हैं। हालांकि किसी भी मामले का निर्दोष प्रकाशन और उसका वितरण, न्यायिक कार्यवाही रिपोर्ट की निष्पक्ष उचित आलोचना, प्रशासनिक दिशा में इस पर टिप्पणी करना, ये न्यायालय की अवमानना में नहीं आते हैं। लेकिन अगर न्यायालय की जो शक्ति है या न्यायालय का कार्य क्षेत्र है उसको कम कर आंकना या फिर बाधा पहुंचाना न्याय निर्णय देने में, वो सब न्यायालय अवमानना में आते हैं। न्यायिक समीक्षा की शक्ति क्या है? न्यायिक समीक्षा, उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। इसके तहत वह केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। अगर उसे लगता है कि किसी तरीके से जो नियम बनाए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो उन्हें पर वो काम कर सकती है और उनकी जांच करती है। अगर ये अधिकारातीत पाए जाने पर इन्हें विधिक, असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया जाता है और सरकार के द्वारा फिर ये लागू नहीं किए जाएंगे। अन्य शक्तियों में क्या क्या है? यह राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी तरीके का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटारा करता है और इस संबंध में यह मूल, विशेष एवं अंतिम व्यवस्थापक है। यह जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के व्यवहार एवं आचरण की भी जांच करता है उस संदर्भ में जिसे राष्ट्रपति द्वारा निर्मित किया गया हो। यदि यह उनके दुर्व्यवहार का दोषी पाता है तो राष्ट्रपति को उससे हटाने की सिफारिश भी करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा ये वाली सलाह देने के लिए क्या है? राष्ट्रपति बाध्य है। अब मैंने बताया आपको कहाँ पर बाध्य, जैसे मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है और यहाँ पर ये वाली बात है कि ये बाध्य है। लेकिन जहाँ पर किसी संधि, समझौते, सनद वाली बात पर राष्ट्रपति बाध्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, तो यहाँ जहाँ पर भी नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर एक ब्रैकेट खींचिए और छोटा सा लिखते जाइए कहाँ पर कौन कौन सी सलाह के लिए राष्ट्रपति बाध्य है और कौन कौन सी सलाह पर राष्ट्रपति किसी के लिए बाध्य नहीं है। इससे आपको क्या होगा कि इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चलेंगी और जब भी आप करेंगे आगे क्वेश्चन तो आपको आसानी से समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। वह स्वयं अपने फैसले की पूर्व समीक्षा भी कर सकता है, अपने फैसले को पलट भी सकता है। ऐसा नहीं कि जो उसने फैसला दे दिया वो अड़ेग है उस पर, नहीं, बदल भी सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। सामुदायिक हितों और न्याय को अगर वो देखता है, उसे लगता है कि पिछला वाला फैसला गलत था, उनका दोबारा रिव्यू करेगा और उस पर आगे काम कर सकता है। संक्षेप में उच्चतम न्यायालय स्वयं सुधार संस्था है। अगर उसने कोई गलती की है तो वह स्वयं सुधार संस्था की तरह काम करता है। जैसे कि अगर हम बात करें केशवानंद भारती मामले में 1973, काफ़ी इंपॉर्टेंट मामला है ये। इसमें उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले गोलकनाथ मामले 1967 से हटकर फैसला दिया था। उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़े मामलों को भी ये मंगवा सकता है और उनका निपटारा भी कर सकता है। किसी लंबित मामले में अपील या एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित भी कर सकता है। ये भी शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। इसकी विधियां भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्य है। जो भी ये कानून बनाता है इसके लिए सभी के लिए बाध्य होंगी। इसके डिक्री या आदेश पूरे देश में लागू होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है वो पूरे देश में लागू होता है। सभी प्राधिकारी उच्चतम न्यायालयों की सहायता में कार्य करते हैं। यह संविधान का इकलौता व्याख्या करता है। सारी संविधान की व्याख्या कौन करता है? यही सुप्रीम कोर्ट करता है। यह संविधान की विभिन्न उपबंधों एवं उसमें निहित तत्वों का अंतिम रूप प्रदान करता है। यही बताता है कि क्या क्या संविधान में निहित है। इसे न्यायिक अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है और इसका देश के सभी न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखता है। ये उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र एवं शक्तियों को केंद्रीय सूची से संबंधित मामलों पर संसद द्वारा विस्तृत किया जा सकता है। जो उच्चतम न्यायालय उसका न्याय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए संसद कोई लॉ पास कर सकती है और उसकी शक्तियों को बढ़ा सकती है।
इसके न्याय क्षेत्र एवं शक्तियां अन्य मामलों में केंद्र एवं राज्यों के बीच विशेष समझौते के तहत विस्तारित किए जा सकते हैं। विशेष कोई समझौता होगा उसमें केंद्र और राज्यों के बीच समझौते के द्वारा ये विस्तारित किए जा सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का न्याय क्षेत्र क्या है और किस तरीके से वो काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।